कैसे हो दोस्तों। आज हम फिर से करेंगे करंट अफेयर्स। आज वैसे न्यूज़पेपर आए नहीं थे, तो हम जो पुराने कुछ रहते थे हमारे करंट अफेयर्स उनको एमसीक्यू के थ्रू करेंगे, क्योंकि प्री में एट द एंड आपने वहाँ पे भी जाके एमसीक्यूज़ को ही सोल्व करना है, तो आप दिमाग अच्छे से लगा पाएंगे, एलिमिनेशन ट्रिक देख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे से आपके दिमाग में एमसीक्यू आ जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला राखी गढ़ी खबरों में थी। फर्स्ट है कि इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, कि ये हरियाणा में लोकेटेड है। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड थर्ड, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इसमें आंसर बताना है, लेकिन इसमें तो पहले से टिक लग रखी है, सॉरी फॉर डैट, ध्यान नहीं गया। इसका आंसर ऑब्वियसली दिख ही गया अब आपको, 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है। इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे बड़ी साइट्स अब तक जितनी भी खोजी हैं, डिस्कवर की है, सबसे बड़ी राखी गढ़ी मानी गई है। एंड जो थर्ड है हमारी, वो यहाँ पे रॉन्ग है। एंड क्योंकि इट इज़ नॉट ऑन द इंडस रिवर, इंडस रिवर तो ऑब्वियसली वहाँ से कहाँ जाएगी, है ना। तो वहाँ पे पहले आई थिंक घग्गर वगैरह जाती थी, अभी तो ये वहाँ पे रिवर वगैरह इतनी है नहीं। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, तो आपने याद रखना है। एंड एंड रिवर नियर बाय यहाँ पे एक याद रखना है अपने, दृशावती, या फिर घाघरा हकरा रीजन कह सकते हो आप, कि घाघरा हकरा रीजन पड़ता था, दृशावती रिवर नाम हुआ करती थी पहले वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल खबरों में थी। तो ब्रह्मोस इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जोइंटली डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड रशिया। सेकंड, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड, सी, एयर एंड सबमरीन प्लेटफॉर्म्स। एंड हाँ, जिन्होंने पहले करंट अफेयर कर चुके हैं जो पहले से, ठीक है, उनके भी रिवाइज हो जाएंगे एक तरीके से एमसीक्यू के थ्रू, वो भी करते रहे अच्छे से। एंड थर्ड है, बीइंग अ क्रूज मिसाइल इट फॉलोज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। बल्कि बैलिस्टिक जो ऐसे ना ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं ग्रेविटी के सहारे से, कि वो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है ये। तो देखते हैं, आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, फिर मैं बताऊँगा। आपने बताया होगा पॉज करके। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, सुपरसोनिक। एंड हाइपरसोनिक क्या होती है, जो 5 मैक से ज़्यादा की गति से चलती है ना, हवा की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड पे, उसको कह देते हैं। एंड सुपरसोनिक 2-3 मैक की हो जाती है। उसको इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द लैंड, सी, एयर, सबमरीन एंड प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल सही बात है, चाहे इसको लैंड से लॉन्च करिए, सी से कीजिए, चाहे सबमरीन से कीजिए, ठीक है, तीनों से हो सकती है ये। एंड थर्ड हमारी गलत है यहाँ पे, ब्रह्मोस फॉलोस अ गाइडेड क्रूज पाथ। तो क्रूज मिसाइल है ये, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है। एंड कुछ और भी याद रख सकते हैं आप इसको, गाइडेड लो एल्टीट्यूड फ्लाइट है ये, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल मैंने बता दिया, जो ऊपर आती है ग्रेविटी के सहारे से नीचे गिर जाती है। एंड आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1 एंड 2 बल्कि बी आंसर। और थर्ड हमारा है आकाश तीर के बारे में, ये भी ब्रह्मोस के साथ ही छपा हुआ था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। आकाश तीर इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप्ड टू स्ट्रेंथन द इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। हिंदी में बता देता हूँ कि आकाश तीर एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो डेवलप किया है इंडियन आर्मी एयर डिफेंस को थोड़ा स्ट्रेंथ करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने S-400 देखा होगा। इट इंटीग्रेट्स रडार्स हैं यहाँ पे, सेंसर्स हैं, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इनटू सिंगल नेटवर्क फॉर रियल टाइम सर्विलेंस एंड इंगेजमेंट ऑफ एरियल थ्रेट्स। बल्कि रडार सिस्टम लगा हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं ना, रोक सकती है थ्रेट्स वगैरह को जो हवा में आते हैं। आकाश तीर इज़ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, बल्कि नीचे सरफेस से ऊपर जाती है ये मारने के लिए। केपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एनिमी एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स को मार सकती है, ये बताया गया है। तो पॉज करके आपने आंसर देना है। देखिए, पहली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारी, आकाश तीर इज एन ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी से एयर डिफेंस, तो उनके लिए बनाई गई, जैसे S-400 था हमारा। एंड सेकंड जो हमारी, इट कनेक्ट रडार सेंसर वेपन सिस्टम थ्रू नेटवर्क इनेबलिंग फास्ट डिटेक्शन ट्रैकिंग रिस्पॉन्स। सब रडार सेंसर सब कुछ लगा हुआ है इसमें, ताकि अच्छे से फास्ट रियल टाइम सर्विलांस कर सके ये एरियल थ्रेट्स को, जो भी ऊपर से कोई खतरा आ रहा है। ठीक है। और थर्ड हमारी यहाँ पे ये गलत है, थर्ड हमारी, क्योंकि आकाश तीर इज़ नॉट अ मिसाइल, इट इज़ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जैसे हमने ऊपर देखी था कि ये कोई मिसाइल नहीं है, ये हमारी क्या है, एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है आकाश तीर हमारा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो थर्ड हमारी गलत होगी, तो 1 एंड 2 सी इज़ राइट आंसर। एंड एक्स्ट्रा फैक्टर कुछ याद रख सकते हैं कि एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टाइप किया, ये कोई मिसाइल नहीं है। एंड इंडियन आर्मी इसको यूज़ कर रहा है, रियल टाइम डिटेक्शन करती है। बाकी आपको कंफ्यूज कर सकता है सिर्फ आकाश मिसाइल लिख के या फिर आकाश तीर में। तो आकाश तीर क्या देखना है आपने, कि वो एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम है, एंड आकाश तो मिसाइल ही है, ये आपने दोनों को याद रखना है ये। एंड हमने क्या पढ़ा था, सरफेस टू एयर है ये। चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन के बारे में, फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन ड्रग्स।
So fixed dose combination drugs contain two or more active pharmaceutical ingredients combined in fixed proportion in a single dosage form. बल्कि काफ़ी मिक्स करके वहाँ पदार्थ डाले होते हैं उसमें सिंगल डोसेज में. And fixed dose combination drugs are approved only when the combination offer advantage such as improved therapeutic efficacy, better patient compliance, or reduced risk of drug resistance. Third, all fixed dose combination drugs are considered irrational and are prohibited for sale in India. तो वो करके आप आंसर दे सकते हैं. इसका मेन मकसद हमारा यहाँ पे करंट को सॉल्व करना है, उनको दिमाग में बिठाना है. ऑप्शन चाहे कोई भी करेक्ट आए चाहे इनकरेक्ट आए. सो पहली बिल्कुल सही है. जो हमारे फिक्स डोज ड्रग्स होते हैं कंबाइन टू और मोर, वहाँ पे एक्टिव ड्रग्स डाले होते हैं, लेकिन उनकी फिक्स डोज होती है और सिंगल टैबलेट में डाले होते हैं. वो एक सिंगल टैबलेट में फिक्स डोज डाली होती है अलग अलग ड्रग्स की. ठीक है, चाहे वो कैप्सूल होता है चाहे कोई टैबलेट होती है. और सेकंड भी हमारी करेक्ट है. रेशनल एफडीसी कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स, बल्कि ट्रीटमेंट जो रिजल्ट आता है हमारा उसको आउटकम को अच्छा कर सकती है. ठीक है, ट्रीटमेंट और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं हमारे फिक्स ड्रग्स जो होते हैं. सिंप्लीफाई मेडिकेशन शेड्यूल एंड इन सम डिसीज हेल्प रिड्यूस ड्रग रेसिस्टेंस. ड्रग रेसिस्टेंस में भी मदद कर सकते हैं, बल्कि लाइक दवाई भी असर करनी बंद कर देते हैं, बार बार बैक्टीरिया पैदा हो जाता है. तो ये भी सही है. थर्ड है वो हमारी गलत है यहाँ पे. ओनली इर्रेशनल और अनसेफ एफडीसी में भी बैंड. ऐसा नहीं है कि सभी को एफडीसी को बैन कर दिया जाएगा जो हमारी फिक्स डोज कम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं. सिर्फ जो हमारी इर्रेशनल और अनसेफ हैं उनको ही बैन किया जाएगा. ठीक है, मैनी एफडीज आर अप्रूव्ड एंड वाइडली यूज्ड इन इंडिया. काफ़ी सारी यूज़ की जाती है इंडिया में, आपने याद रखना है इसको. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया इसका कि यहाँ पे दो और ज़्यादा ड्रग्स फिक्स रेशो में डाले जाते हैं, उसको फिक्स डोज कम्बिनेशन ड्रग्स कह देते हैं. एंड इससे एडवांटेज क्या होंगे याद रखना है आपने. बेटर पेशेंट कंप्लाइंस, रिड्यूस्ड पिल बर्डन. ठीक है, बल्कि एक तरीके से ट्रीटमेंट अच्छा निकलेगा बंदे का. एंड यूज़फुल डिसीज़ इन लाइक जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, HIV, एड्स, हाइपरटेंशन, इनमें काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिलते हैं इसके. ये भी आपने याद रखना है. एंड यूपीएससी ट्रैप क्या डाल सकते हैं. नो एवरी एफडीसी इज़ गुड. ठीक है, हर एफडीसी गुड नहीं है. ओनली साइंटिफिकली जो जस्टिफाइड हैं, जो रेशनल हैं, सिर्फ वही अच्छी होती हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में. ये तो पूरे साल खबरों में रहता है. सो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय अलोइंग द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स अमंग एलिजिबल एंटाइटीज. और सेकंड है अंडर द स्कीम इंडस्ट्रीज इमिटिंग लेस दैन देयर प्रेस्क्राइब्ड इमिशन लिमिट्स कैन अर्न कार्बन क्रेडिट्स विच मे बी ट्रेडेड विद एंटाइटीज दैट एक्सीड देयर लिमिट्स. थर्ड है हमारी द स्कीम प्रमोट्स अ मार्केट बेस्ड अप्रोच टू अचीविंग इंडियाज क्लाइमेट गोल्स वाइल इंकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजीज. तो आंसर बता सकते हैं पोस्ट करके. हम देखते हैं इसका राइट आंसर. तो पहली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है उसका एम क्या है, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना, कम करना, बाय अलोइंग ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट. जैसे एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसने ज़्यादा धुआं कर दिया, ज़्यादा पोल्यूशन मचा दिया, है ना, तो उसके तो ख़त्म हो गया सारा सिस्टम. अब उसको कार्बन क्रेडिट भी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने तो ज़्यादा धुआं कर दिया, इतना करना नहीं था. एंड जो दूसरी फैक्ट्री थी एक और, उसने कम किया है, तो जो कम किया है उसका लेवल भी बच गया ऊपर वाला, उसका पूरा डब्बा भरा नहीं है प्रदूषण का. तो अब जो बच गई ना वो कार्बन क्रेडिट उसको बेच सकते हैं दूसरे को, कार्बन क्रेडिट को. ठीक है, तो ये फ़ायदा हो सकता है इसका. तो सर्टिफिकेट्स होता है एक तरीके का ये. एंड सेकंड क्या है, अंडर द स्कीम इंडस्ट्री मीटिंग लेस देन देयर प्रेस्क्राइब्ड एमिशन लिमिट कैन अर्न. हाँ बिल्कुल सही बात है. जैसे कि कोई बंदा कम प्रदूषण कर रहा है, जितने उसको कहा गया था लिमिट में कि इससे ज़्यादा नहीं करना है, एंड उसने उससे भी कम किया है, तो कार्बन क्रेडिट उसको मिल सकते हैं एंड फिर आगे उसको बेच भी सकता है वो. ठीक है, ट्रेड किए जा सकते हैं. उसके बाद थर्ड जो हमारी है, थर्ड भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है. द स्कीम इंसेंटिवाइजेस क्लीनर प्रोडक्शन एंड सपोर्ट इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स. तो ऑब्वियसली क्लाइमेट कमिटमेंट है जो इंडिया की, उसको क्लीन बनाने की. ठीक है, उसके बारे में थी ये. और बाकी प्लूटर पेस एंड कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल होता है यहाँ पे. बल्कि प्लूटर जो प्रदूषण कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो प्लूटर पेस रोल होता है यहाँ पे इसके ऊपर. बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वो है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010. ये भी खबरों में रहता है पूरा साल. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एंड फॉरेन हॉस्पिटलिटी by certain individuals, associations and organizations in India. Second, the act seeks to ensure that foreign contributions do not adversely affect India's sovereignty, integrity, security or public interest. Fourth, under the act, every organization receiving foreign contribution is free to transfer such as funds to any other organization without restrictions. तो देखिए वैसे लॉजिकल से भी आप लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो इसका. पोज करके देना है.
फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। पहली बिल्कुल सही बात है, जो एफसीआर होती है वो रेगुलेट करती है रिसीट यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो भी बाहर से कोई पैसा आ रहा है, कोई एनजीओ को कोई पैसा भेज रहा है, उसको रेगुलेट करने का एफसीआर का धर्म होता है, पहला धर्म। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय स्पेसिफाइड पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड सेकंड भी हमारी बिल्कुल सही है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज टू सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग दैट फॉरेन फंड डू नॉट अंडरमाइन। बल्कि बाहर से कोई बैठा बैठा ना, लाइक कोई और बंदा जैसे खालिस्तानी फंड कर देते हैं, ठीक है, कोई और आतंकवादी ग्रुप कोई फंड कर देते हैं इंडिया को, इंडिया में मुद्दा भड़काने के लिए, तो वो चीज़ इंडिया में हो सके उसको रोकने का एफसीआरए का मेन मुद्दा होता है। तो मेन काम इसका ही है एफसीआरए का, ताकि इंडिया की सोवरनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी अच्छे से बनी रहे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से बनी रहे। तो ये भी हमारी करेक्ट है। और थर्ड जो हमारी है वो गलत है। एफसीआरए एक्ट 2020 में जो आया था वो प्रोहिबिट करता है ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड अंडर एफसीआरए टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो वो रोक लगाता है एफसीआरए एक्ट 2020 वाला, अमेंडमेंट किया गया था 2020 में एफसीआरए में, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें रोका गया था कि भाई ट्रांसफ़र नहीं करना आपके जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो एफसीआरए के अंडर आता है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना किसी और के पास, ठीक है, अपने पास ही रखना है। जैसे जिसको मिला है वो उसी के पास है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारे 1 एंड 2 बी आंसर इज़ राइट। बाकी अगर आपने याद रखना है तो रख सकते हैं कि पहली बार 1976 में आया था ये। बाकी अभी जो चल रहा है एफसीआरए वो 2010 का है। पहली बार कब आया था? 76 में। अभी कौन सा चल रहा है? एफसीआरए 2010 का। अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है 2020 में। किसके अंडर आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगा। तो सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं ये, ठीक है। मेन काम क्या बताया था इसका? फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ के बारे में। आईएमओ तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन तो 2025 में पूरी संभावना थी इसकी कि प्री में आएगा, देखने को मिलेगा, लेकिन आया नहीं। सो इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। Second, it administers important international conventions such as SOLAS and MARPOL aimed at improving maritime safety and preventing pollution from ships. Third है हमारी, it is responsible for regulating international civil aviation and framing standards for air navigation. तो ये भी लॉजिक से निकल सकता है आसानी से आंसर, पोज करके देना है आपने। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी। आईएमओ इज़ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो यूनाइटेड नेशन है हमारा उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आईएमओ, याद रखना है आपने। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? लंदन में है। सेकंड है सोलास जो है एंड मार्पोल है और अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमओ कन्वेंशन। जो आईएमओ ने ही कन्वेंशन किए हुए हैं ये दोनों, सोलास भी और मार्पोल भी, दोनों ही समुद्रों के लिए हैं, पानी के लिए हैं, याद रखना है, ठीक है। अगर आ जाए ना कि मार्पोल किस चीज़ के लिए है, तो समुद्रों के लिए, पानी के लिए, मैरीटाइम के लिए। थर्ड हमारी इनकरेक्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ऑब्वियसली यार वो कौन रेगुलेट करेगा? वो ICAO रेगुलेट करती है, मतलब कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो रेगुलेट करती है अपनी इंटरनेशनल सिविल एविएशन को। ये क्यों करेगी आईएमओ? ये तो मैरीटाइम के लिए है, समुद्रों के लिए है, राइट। तो इसका सी आंसर राइट है 1 एंड 2। एंड आपने याद रखना है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में हेडक्वार्टर है इसका। मैंडेट क्या करती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट रेगुलेशन इंटरनेशनल शिपिंग में। एंड मेजर कन्वेंशन हमने देख ली इसकी, सुलास, मार्पोल, एक और थी इसकी STCW। बाकी यूपीएससी ट्रैप डाल सकती है। आईएमओ शिप्स के बारे में होता है और ICAO एयरक्राफ्ट के बारे में होता है। दोनों का फ़र्क याद रखना है आपने, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर याद करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम वीर बाल दिवस के बारे में। तो वीर बाल दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 26 दिसंबर टू कमेमोरेट द मैटरडेम ऑफ द 2 यंगर सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो जंग बच्चे थे, छोटे थे जो, तो उनकी याद में मनाया जाता है ये। सेकंड, द डे एम्स टू ऑनर देयर सेक्रीफाइस एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट करेज, रिजिलियंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। थर्ड, वीर बाल दिवस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया सिंस 1947। तो करेक्ट बताना है पोज करके। पहले देखते हैं, पहले बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस के अगले दिन। किसकी याद में मनाया जाता है? जो 2 बच्चे थे अपने गुरु गोबिंद सिंह जी के, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, दोनों छोटे बच्चे थे ये। एंड उसके बाद सेकंड है हमारी द ऑब्जर्वेंस ऑनर्स देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस। ये भी बिल्कुल सही है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। एंड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस विद वैल्यू ऑफ ब्रेवरी, फेथ, रिजिलियंस, तो उसकी याद में मनाया जाता है ये। थर्ड हमारी इनकरेक्ट है, वीर बाल दिवस वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2022 में शुरू हुआ था ये, कोई पुराना नहीं है, कोई 20-30 साल पुराना या 1947 का नहीं है ये, 2022 में शुरू हुआ था, 3-4 साल पहले। तो बी इज़ राइट आंसर 1 एंड 2, ठीक है। बाकी आप और क्या याद रख सकते हो इस चीज़ में? ठीक है, बस हो गया।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पासपोर्ट बहुत ज़्यादा खबरों में था, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि पासपोर्ट एक अभी वो सिटीजनशिप का वो प्रूफ नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं, एन इंडियन पासपोर्ट इज़ इशूड ओनली आफ्टर गवर्नमेंट वेरिफिकेशन। सेकंड, एन इंडियन पासपोर्ट इज़ बाय इटसेल्फ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यही खबरों में थी ये चीज़। एंड थर्ड, सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ गवर्नड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी। पहली बिल्कुल सही है हमारी, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट आपको वेरीफाई कर देगी तभी आगे पासपोर्ट आपका जारी होगा। सेकंड, यहाँ पे बिल्कुल गलत चीज़ है, यही तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कही थी कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है इंडियन पासपोर्ट, एंड यही उलझाएगी यूपीएससी। लंबे टाइम के लिए याद रख के जाना है इसको कि सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है पासपोर्ट। एंड सिटीजनशिप आधार कार्ड भी नहीं होता, वो भी याद रखना है, आधार कार्ड भी कोई प्रूफ नहीं होता सिटीजनशिप का, ठीक है, ना ही रेजिडेंस का। उसका बाद सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्नड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 11 में लिखा हुआ था, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट बल्कि पार्लियामेंट को पावर दी थी कि अगले आर्टिकल जो हैं, ठीक है, नागरिकता कैसे मिलेगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने इसको भी बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, तो उसी से गवर्न होती है नागरिकता इंडिया की। तो 1 एंड 3 मतलब कि बी इसका सही आंसर है। याद रखना है आपने, किससे रेगुलेट होता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। एंड कितने तरीके होते हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के, हासिल करने के। एक बर्थ होता है, डिसेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी होती है। तो इन तरीक़ों से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन आप सिटीजनशिप को खो भी सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। वो 3 तरीक़ों से कर सकते हो, रनशिएशन से, टर्मिनेशन से, डेप्रीवेशन से। रनशिएशन मतलब कि आपने खुद ही छोड़ दी, टर्मिनेशन सरकार ने बर्खास्त कर दी, और डेप्रीवेशन आप लाइक कोई लीगल एक्टिविटी कर दिया अपनी सरकार के खिलाफ जाके, तो आपकी वंचित कर दिया जाएगा, सिटीजनशिप हटा दिया जाएगा, डेप्रीवेशन, ठीक है। बाहर कोई आपको सज़ा मिल गई, लाइक आपको नेचुरलाइजेशन से 5 साल ही हुए थे अभी सिटीजनशिप मिले को, और बाहर जाके आपको सज़ा कोई 2 या 2 से ज़्यादा साल की मिल गई, तो आपकी डेप्रीवेशन और सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है, ठीक है। अगर पासपोर्ट और सिटीजनशिप के बीच फ़र्क देखें, तो पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। तो 1967 पासपोर्ट एक्ट तब आया था, उसके अंडर पासपोर्ट जारी किया जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है वो। लेकिन सिटीजनशिप हमने देखा, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से गवर्न की जाती है। तो ट्रैप यही रहेगा हमारा, ठीक है, अपना सिटीजनशिप पासपोर्ट की सिटीजनशिप ये वाला होगा, तो ट्रैप रह सकता है हमारा ये, ठीक है जी, ओके। एंड इंडिया, ये भी आपने याद रखना है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं देता, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है इंडिया में, बाकी इट प्रोवाइड द। लेकिन हाँ, जो ओसी कार्ड होल्डर होता है हमारा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजनशिप तो नहीं होते, लेकिन उनको काफ़ी फ़ायदे दिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। फ्री ट्रैवल आ सकते हैं, वीज़ा कितनी पर भी मर्जी पर आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये आर्टिकल याद रख सकते हो आप साथ में, किसी सिटीजन को आर्टिकल कौन से मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, क्लोज 1 एंड 30। तो सिर्फ 5 ही आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप को मिलते हैं, जो बाकी बच गए वो सबको मिलते हैं, फॉरनर्स को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का, जो पुराने हमारे रह गए थे। सो जहाँ तक आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। आर्टिकल 21 लाइफ टू लिबर्टी। चलते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।